नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की छोटा पे एक सीरीज नाम से एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के छोटे छोटे टॉपिक पर छोटी छोटी क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। और उसके पीछे कारण भी था। खैर, मेरे चैनल का जब मैंने एवरेज व्यूज़ देखा ना, तो वो 3 से 4 मिनट का ही आया हमेशा ही, आज तक का जितना भी मैंने देखा। इसलिए मैंने क्लासेज छोटी प्रोवाइड करवाने का ही प्रयास किया और कोशिश की कि आप उस क्लास को पूरा अटेंड कर सकें। आज हम छोटा पे एक सीरीज़ में एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में आजकल इसके क्वेश्चन आते हैं, विशेष तौर से कंपटीशन एग्ज़ाम में तो अब इसी टॉपिक से क्वेश्चन आने लग गए हैं। रिसेंटली BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का पेपर हुआ था और उसमें ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। UPRNL TG2 2021 में भी क्वेश्चन था। दोस्तों, टॉपिक का नाम है फ्यूजिंग फैक्टर। आई होप आपको पसंद आएगा। सारी चीज़ें बताऊंगा फ्यूजिंग फैक्टर के बारे में, क्या क्या होता है, क्या मान होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, कितनी वैल्यू होनी चाहिए, किस फ्यूज का कितना है। कंप्लीट लास्ट तक इस वीडियो को देखना। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, विशेष तौर से कंपटीशन एग्ज़ाम में सहायता रहेगी। तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि कंटेंट लास्ट तक देखना और पसंद आ जाए तो लाइक करना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा एंड्रॉयड ऐप, डाउनलोड आप ज़रूर करना। देखो, अच्छा, एक सवाल जो मुझे लगता है और आप सबसे ज़्यादा पूछोगे ना, वो है कि बताइए जी, फ्यूज का जो रेजिस्टेंस और वो विशिष्ट प्रतिरोध है, तो उस पर भी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक फ्यूज में गलनांक और वो कैसे कैसे होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध। और ऐसा एक सवाल आता है ना जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो। आओ ज़रा देखो, फ्यूजिंग फैक्टर मैं आपको एक परिभाषा के रूप में या डेफिनेशन के रूप में नहीं, केवल एक रेशियो के रूप में लिखवा रहा हूँ। आप इसे दोनों तरीके से याद रखें। पेपर में सवाल आता है, इसका ध्यान रखना। और हिंदी में लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश में बताऊँगा जिससे आप समझ जाएंगे, ठीक है। न्यूनतम फ्यूजिंग करंट और निर्धारित फ्यूजिंग धारा का अनुपात फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। आप इसे डेफिनेशन के रूप में भी याद रखें, आप इसे फॉर्मूले के रूप में भी याद रखें, क्योंकि अभी रिसेंटली जो न्यूमेरिकल आया था वो इस फॉर्मूले को भी घुमा फिरा कर पूछा था, सीधे सीधे उसने कभी नहीं पूछा। इम्पोर्टेंट बहुत है, दोबारा सुन लो। न्यूनतम फ्यूजिंग धारा और निर्धारित धारा या निर्धारित फ्यूजिंग धारा भी लिखो तो कोई बात नहीं, चलेगा। रेटेड करंट ना लिखो तो रेटेड फ्यूजिंग करंट अगर आप लिखो तब भी ठीक है ना, ये भी चलेगा। इंग्लिश वाले लिख रहे हैं तो लिखवा दूं, मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड फ्यूजिंग करंट। इन दोनों की क्या परिभाषा है अगर आप कहो तो मैं इसकी लिखवाऊं। जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट है, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा, और एक होती है निर्धारित धारा। दोनों में क्या डिफरेंस है गुरुजी? तो जो निर्धारित धारा है, नाम से ही पता लग रहा होगा वैसे तो। देखो, मिनिमम फ्यूजिंग धारा का मतलब होता है वह विद्युत धारा या एम्पियर में धारा का वह मान जिस पर फ्यूज घटक पिघलकर टूट गया या पिघलकर टूट जाता है। मतलब साधारण भाषा में बोलें तो वो एम्पियर जिस पर फ्यूज उड़ गया हो, जिसको अपन उड़ना बोलते हैं कि फ्यूज उड़ गया बोलते हैं ना, तो वो कितने एम्पियर की धारा है। और ये करंट हमेशा इस रेटेड करंट से ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना, फिक्स है। अगर उससे कम पे ही उड़ गया, इसका मतलब आपने जो निर्धारित धारा लिखी है वो गलत है। इससे 2-3 चीज़ें निकल कर आएगी फिक्स, वो भी मैं बताऊंगा। निर्धारित धारा का मतलब होता है एम्पियर में वह धारा, 5 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी है, जिसको फ्यूज घटक बिना पिघले
या बिना टूटे सहन कर जाता है। यानी वो सेफ वैल्यू है। इसको आप यूँ बोल सकते हो कि मैक्सिमम लोड करंट है ये, ठीक है ना। आप ये बोल सकते हो कि मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी है या मैक्सिमम सेफ करंट है, लोड करंट है। यानी एक वो करंट जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं कि इतने एम्पियर तक की धारा चले तो ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए उस सर्किट का करंट। अगर इससे ऊपर जाता है तो हमारा फ्यूज उड़ जाना चाहिए, ऐसी कल्पना हम करते हैं, उसको रेटिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक लाइट एंड फैन जिसमें सीलिंग फैन, लैंप और ये लगाए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर एक 5 एम्पियर की एमसीबी लगा दी। 5 एम्पियर एमसीबी का मेरा टारगेट है कि अगर इस लाइट एंड फैन वाले सर्किट में से ओवरऑल 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही करंट 5 एम्पियर से ऊपर जाए तो ये एमसीबी ट्रिप हो जानी चाहिए या वो पर्टिकुलर फ्यूज जो है वो उड़ जाना चाहिए। तो वो कहलाती है रेटेड करंट, जिसको हम चाहते हैं कि इतनी दूर तक सेफ है। यानी वह धारा जिसे फ्यूज बिना उड़े, बिना टूटे, बिना पिघले अपने में से चलवाता जाए। ये भी एम्पेयर में मैक्सिमम होती है और जिस मान पर वो टूट जाता है वो उसकी फ्यूजिंग करंट कहलाता है। तो ये भी मैंने आपको बताया। ये अभी देखो कि मिनिमम फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट में अगर तुलना की जाए तो फ्यूजिंग करंट हमेशा रेटेड करंट से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर दोबारा बता रहा हूँ, मान लीजिए कि हमने एक 16 एम्पियर का फ्यूज किसी सर्किट में लगाया था। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये फ्यूज तब उड़े, ये फ्यूज तब टूटे जब उस सर्किट का करंट 16 एम्पियर से ज़्यादा हो। अब मान लीजिए कि फ्यूज 17 एम्पियर करंट हुई और नहीं उड़ा। ध्यान से समझिए मेरी बात को। 18 एम्पियर हुई, नहीं उड़ा। 20 एम्पियर हुई, करंट फ्यूज उड़ गया। तो ये 20 एम्पियर जो है ये है न्यूनतम फ्यूजिंग करंट। ये 16 एम्पियर जो है ये है रेटेड करंट। यानी मैं इस अनुपात में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो न्यूनतम फ्यूजिंग करंट है वो हमेशा रेटेड करंट से ज़्यादा होती है। इसलिए आपको याद रखना है कि एक फ्यूजिंग फैक्टर का मान जो होता है वो सदैव इकाई से अधिक होता है। यानी मोर देन यूनिटी होता है, एक से अधिक होता है हमेशा, चाहे 1.01 भी क्यों ना हो जाए, होगा एक से अधिक, ये ध्यान रखें। और ऐसा छोटा क्वेश्चन पेपर में सीधा आ भी सकता है, ठीक है ना, कि एक फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, फ्यूजिंग फैक्टर का मान अच्छा कौन सा होता है? तो अच्छा वो होता है जो इकाई के जितना नज़दीक हो सके। एक से ज़्यादा होना है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इनमें कुछ मान फिक्स है, मैं आपको लिखवा दूं। जो रिवायरेबल फ्यूज होते हैं ना, लाइक किटकेट फ्यूज हो गया अपना, पुनः बांधने योग्य फ्यूज इनको बोलते हैं, जैसे किटकेट फ्यूज और हो गए, इनका फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 से लेकर 1.7 तक होता है, जो परिवर्तित होकर 2 तक भी जा सकता है। अब 2 तक जाने का मतलब समझ रहे हो गया कि जहां आपने 16 एम्पियर की परिकल्पना की थी वो आपका फ्यूज 32 एम्पियर धारा होने पर उड़ रहा है। यानी करंट जब डबल हुई ना तब उड़ा जा करके। अब इतने में से तो हो सकता है ना कि सर्किट का कोई इक्विपमेंट ही डैमेज हो जाए, क्योंकि कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं ना जो लोड इतनी करंट जो है उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो ये भी यहाँ पॉसिबल हो सकता है। और इसी तरह से HRC फ्यूज़ के बारे में भी कहा जाता है। तो HRC फ्यूज़ का फ्यूजिंग फैक्टर जो है वो 1.11 होता है। कौन सा मान अच्छा है तो ये फिर आपको ध्यान रखना है
कि फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1 के समीप होना चाहिए। समीप का मतलब इंग्लिश में पास में होता है, यानी जितना हो सके नज़दीक होना चाहिए, उतना ही बेटर माना जाता है। तो मोटा मोटा समझ गए आप। अब क्या हुआ कि जो इस बार पेपर हुआ था उसमें एक न्यूमेरिकल आया था, इसका BIS का पेपर था। उसमें क्या किया उसने ये कहा कि फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 एम्पियर है और फ्यूज 60 एम्पियर धारा पर उड़ गया, तो 60 एम्पियर उसकी निर्धारित धारा है और फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 है, तो बताइए मिनिमम फ्यूजिंग धारा कितनी है, ऐसा क्वेश्चन उसने पूछा। तो क्या करना है, ये देखो फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है, फ्यूजिंग फैक्टर को निर्धारित फ्यूजिंग करंट से मल्टीप्लाई कर दो, मिनिमम फ्यूजिंग करंट आ जाएगी। यानी यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, चाहे तो वो मिनिमम फ्यूजिंग करंट पूछ सकता है, चाहे तो वो निर्धारित फ्यूजिंग धारा पूछ सकता है, चाहे तो वो फ्यूजिंग फैक्टर पूछ सकता है, ये दोनों देख करके। ठीक है, तो ये 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सीधा सवाल UPRL TG2 में पूछा हुआ था, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था। आजकल इनके मान पूछे जाने लग गए, रिवायरेबल फ्यूज़ का कितना होता है, HRC का कितना होता है। अच्छा, जनरली जो एक्सेस करंट से बचाव के लिए, अति धारा से बचाव के लिए जितने भी फ्यूज होते हैं ना, उनका फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव करंट से बचाव के लिए अगर आपने कोई फ्यूज लगाया है तो उसका फ्यूजिंग फैक्टर का अधिकतम मान कितना है, 1.4 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब एक और सवाल आपके दिमाग में रहता है कि एक जो फ्यूज होता है इसमें हमें बताइए प्रतिरोध कैसा हो, गलनांक कैसा हो, विशिष्ट प्रतिरोध कैसा हो। आजकल तो चालकता का भी पूछा जाने लग गया, तो चालकता कैसी हो। ठीक है, देखो गलनांक निम्न होना चाहिए, किसी को कोई समस्या नहीं है, जल्दी पिघलना चाहिए। चालकता उच्च होनी चाहिए क्योंकि फ्यूज चालक होता है। प्रतिरोध, अगर चालकता उच्च है तो प्रतिरोध निम्न होगा, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध जो है ना, वो एक दूसरे का उल्टा कर दिया करो। हालांकि इस क्वेश्चन के आंसर हर एक ऑफिशियल आंसर की में अलग अलग माने गए हैं, इसलिए ये तो आपके लक और किस्मत पे डिपेंड करेगा कि वो क्या मानते हैं। राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर का पेपर हुआ वर्ष 2019 में, उसमें दोनों निम्न माने, यानी गलनांक भी निम्न माना, विशिष्ट प्रतिरोध भी निम्न माना, जबकि गलनांक निम्न और विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। ये चारों चीज़ें नोट कर लो, सब जगह अलग अलग मानते हैं, इसलिए अब आपको फाइनली पेपर में डिसाइड कर लो कि गलनांक निम्न और विशिष्ट प्रतिरोध उच्च करके आना है। प्रतिरोध तो निम्न है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि चालक के रूप में यूज करते हैं तो प्रतिरोध तो निम्न होना ही चाहिए। बस तो फिर इतना ही ध्यान रखना, ठीक है ना। वीडियो लाइक करना है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सपोर्टिव कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद।